নমস্কার, আরো একটি বিশেষ আলোচনায় আপনাদের স্বাগত জানাই। গোলব্লাডার স্টোন, তার জটিলতা এবং তার চিকিৎসা, এটা অত্যন্ত জরুরি এই সময়টার মধ্যে, কারণ আমাদের এই অঞ্চলগুলোতে এই সংক্রান্ত আক্রান্তের সংখ্যা কিন্তু বাড়ছে। কেন এই সংখ্যাটা আমাদের এখানে এত বাড়ন্ত, এটা যেমন জানবার একটা চেষ্টা আজকে করব, তার পাশাপাশি এই সংক্রান্ত বিষয়ে যে জটিলতাগুলোর মুখোমুখি হতে হয় যারা আক্রান্ত হয়েছেন, এই গোলব্লাডার স্টোন বা ইত্যাদি হয়েছেন, তাদের চিকিৎসা কিভাবে হবে, তার প্রতিকার কিভাবে হবে, কতটা জটিল এই প্রক্রিয়া, এই গোটা বিষয় নিয়েই আজকে আমাদের আলোচনা। এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন অ্যাডভান্স লেপ্রোস্কোপিক অ্যান্ড জেনারেল সার্জন ডক্টর অমিত কুমার সিং फ्रॉम आईएलएस हॉस्पिटल। आपका स्वागत है। আছেন আপনারা, নিশ্চয়ই আপনাদের যদি কোনো কোয়ারিজ থাকে, কিছু জানবার থাকে এই বিষয় সম্পর্কে, সরাসরি আমাদের স্ক্রিনে দেয়া ফোন নম্বরে আমাদের সঙ্গে আপনাদের মতামত শেয়ার করতে পারেন এবং চিকিৎসক মশাই থেকে জানতে পারেন যে ক্ষেত্রে আপনার এই অসুবিধা প্রতিকারে কি ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। मैं शुरू में ही जो जानना चाहता हूं, एक्चुअली व्हाट इज गोल ब्लैडर, इसके बारे में अगर आप थोड़ा डिटेल्स बताएं। देखिए, गॉल ब्लैडर हमारे शरीर में एक ऑर्गन है जो पेट में होता है, लीवर से पास में सटा हुआ होता है। छोटा सा करीब 50 सीसी का, माने 50 ml कैपेसिटी का करीब गॉल ब्लैडर होता है, और जिसका मेन फंक्शन होता है लीवर से निकलने वाले बाइल को स्टोर करना। टेम्पोरली स्टोर होता है, और जब इंसान फैटी फूड खाता है तो वो बाइल उसके बॉडीज में वो पुश कर देता है इंटेस्टाइन में। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो वो गॉल ब्लैडर नहीं रहने से भी लीवर से बाइल अदरवाइज कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू होते हुए इंटेस्टाइन में जाता है। गॉल ब्लैडर में अगर नहीं भी स्टोर हो तो भी हमारे शरीर को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, या बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सम टाइम गॉल ब्लैडर में बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल के वजह से या वाटर के जो किसी तरह का, किसी को कोई अगर हेरिडिटरी डिजीज है, हीमोफीलिया या सिकल सेल एनीमिया, ऐसे लोगों को, या कोई अंडरलाइंग अदर बीमारी है जिसके वजह से उसको पिगमेंट्स ज़्यादा हो रहे हों, तो ऐसे पेशेंट्स को, या कोई फीमेल पेशेंट है जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ज़्यादा दिनों से खा रही हो, तो इनको गॉल ब्लैडर स्टोन होने का हाई चांस हो जाता है। या छोटे बच्चे जो थैलेसीमिया के हैं, उनको गॉल ब्लैडर स्टोन 25% पेशेंट्स को होने का संभावना रहता है। तो उस गॉल ब्लैडर में स्टोन बन जाता है। अब वो स्टोन 1 मिलीमीटर से होके या उससे भी छोटा होके कई सेंटीमीटर का, 3-4 सेंटीमीटर तक के साइज के हो सकते हैं। एक सिंगल स्टोन से मल्टीपल थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टोन भी हो सकते हैं। तो हमें वो गॉल ब्लैडर को जब एक बार स्टोन हो गया तो फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर ट्रीटमेंट प्लान करना पड़ता है। ये अपना जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, स्पेशली त्रिपुरा के बारे में अगर देखते हैं, तो यहाँ पे ये वाले पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसका कोई स्पेशल रीजन होगा? देखो, वाटर का एक कॉज हो सकता है यहाँ का, और दूसरा डाइट एक कॉज हो सकता है, तीसरा जैसा मैंने बोला जो कोलेस्ट्रॉल और ये सब के इम्बैलेंस से कोई हेरिडिटरी कॉज हो, जिनका ब्लड डिजीज कोई हो, वो हो सकता है। और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग इज डाइट इज ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट। छोटे छोटे बच्चों में भी आजकल गॉल ब्लैडर स्टोन हो रहा है। डाइटिंग मतलब क्या, हेवी फास्ट फूड और ऐसा कुछ होने से, लेने से? या फिर कोई सडन वेट लॉस करता है तो उसको भी गॉल स्टोन होने का हाई चांस होता है। अच्छा। जैसे कि किसी का वजन था 80 kg, उसने कोई वेट लॉस प्रोग्राम ज्वाइन किया और उसने 2 महीने में उसको 60 kg का कर दिया। तो ये 20 kg का लॉस ओवर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वो उसको हाई चांस हो जाएगा गॉल स्टोन। इसको थोड़ा समझने वाली बात है। तो ये वेट लॉस प्रोग्राम धीरे धीरे वो थ्रू एक्सरसाइज और फूड हैबिट चेंजेस के वजह से ये वेट लॉस हुआ है, लेकिन इससे भी खतरा है क्या? सडन क्विक लॉस इज डेंजरस टू द बॉडी। हाँ, इसलिए जो प्रॉपर जो डॉक्टर्स जो वेट लॉस के लिए एडवोकेट करते हैं, जो ऑलवेज गो विथ ए स्लो
वेट लॉस Okay. प्रोग्राम। ओके मैंने रिड्यूस योर बॉडी वेट ऑफ 5 to 10% ओवर अ पीरियड ऑफ 6 month to 8 month। तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि Yes. जो Never- लोग never- बहुत फैटी हैं वो लोग never- चाहते हैं सडनली ही चेंज हो जाए, ऐसा which कुछ is bad। तरीका ढूंढते हैं वो लोग। गलत है वो। अच्छा, और वो उसमें बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ लोग गॉल स्टोन में लैंड करते हैं। ओके तो और भी अदर प्रॉब्लम्स भी है, किडनी के भी फैट लॉस होता है, तो किडनी स्टोन्स होने का भी टेंडेंसी बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल इम्बैलेंस होता है। तो इट इज नॉट एडवोकेटेड टू गो विथ क्विक फैट लॉस वेट लॉस। अच्छा, एक चीज मुझे कैसे पता चलेगा कि यस मेरे में स्टोन है, और सिम्टम्स क्या मिलते हैं? देखिए, बहुत सारे टाइम पे गॉल ब्लैडर में स्टोन है, किसी को पता ही नहीं चलता कि हमें स्टोन है। इट माइट बी पॉसिबल कि हमारे नोन में 10 लोग खड़े हों तो उनको सबको अगर हम टेस्ट करें तो उसमें से 1 या 2 लोगों को स्टोन निकल जा सकता है। अच्छा, तो जो एट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम गॉल ब्लैडर स्टोन है लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसको हम लोग बोलते हैं साइलेंट गॉल स्टोन। बट दैट डजंट मीन्स कि वो साइलेंट रहेगा थ्रू आउट द लाइफ। वो साइलेंट गॉल स्टोन विल स्टार्ट रोरिंग समडे। अचानक से कब वो साइलेंट से मतलब एक्टिव हो जाएगा ये कहना मुश्किल है। तो हाँ, कुछ जो लक्षण है गॉल ब्लैडर स्टोन के, जिससे आप गेस कर सकते हो कि आई मे बी अ पेशेंट ऑफ गॉल स्टोन, जिसमें से सबसे कॉमन है पेट में दर्द होना, स्पेशली दाहिने साइड में ऊपर के तरफ। अच्छा, मतलब राइट अपर क्वाड्रेंट में इस जगह के पास में दर्द होना, एपिगैस्ट्रिक रीजन में। कभी कभी ये शोल्डर के तरफ भी दर्द जाता है, तब कभी कभी पीछे में भी पीठ की तरफ भी जाता है। कई बार ये दर्द ऐसा लगेगा कि हार्ट का दर्द है, चेस्ट का। कई बार ये पेशेंट चेस्ट पेन लेके हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। हमारे একজন ফোনে আছেন। নমস্কার, কে আছেন? স্যার আমি কমল পাল বলছি। নমস্কার। একটু জোরে বলবেন প্লিজ। হ্যাঁ স্যার, আমি কমল পাল বলছি। নমস্কার। বলুন। বলছিলাম আমি স্যারের কাছে একটা প্রশ্ন রাখতে চাইছিলাম যে সবাই যে বলেন গল ব্লাডার স্টোন অপারেশন করলে এটা শুধু স্টোনগুলি বের করে দেয়, কিন্তু গল ব্লাডারটাও আমি শুনেছি যে কেটে বের করে দিতে, সেটার জন্য কি কোনো অসুবিধা হয়? তারপর সেটাই আমার কোশ্চেন ছিল। ঠিক, সেটা সম্বন্ধে যদি ডক্টরবাবু কিছু বলেন। ঠিক ঠিক ঠিক, আপনি দেখতে থাকুন, আমি একটু পরে এই উত্তরটা জানার চেষ্টা করছি। আলোচনাটা একটু এগিয়ে যাক, আমি অবশ্যই আপনার প্রশ্নের উত্তরটা নেব। আপনি দেখতে থাকুন, ধন্যবাদ। हाँ, जो बोल रहे थे। हाँ, तो मैं जो बोल रहा था, मुझे कैसे पता चलेगा? हाँ, जो सिम्टम्स क्या है, एक तो जैसा मैंने बोला दर्द होना, दूसरा डिस्पेप्सिया एक बहुत कॉमन सिम्टम है गॉल स्टोन का, जिसमें पेट भारी भारी लगेगा, एसिडिटी, या फिर पेशेंट को सुबह में खाना खाया तो शाम को भी लगेगा कि खाना वहीं पेट में है, मूव नहीं कर रहा है, भूख नहीं लगेगा। तीसरा है बाउल हैबिट इरेगुलर होना, सडनली पेट खराब हो जाएगा, पतला पैखाना होने लगेगा, या फिर उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ऑल्टर्ड बाउल मूवमेंट। तो ये सब छोटा छोटा जो सिम्टम्स है, वोमिटिंग समटाइम, दीज आर द सिम्टम्स जो इंडिकेट करता है जो गॉल ब्लैडर स्टोन हो सकता है। আচ্ছা, আরো একজন আছেন ফোনে। নমস্কার, কে আছেন? নমস্কার, আমি কোটিপেট থেকে বলছিলাম। বলুন। বলছিলাম মানে আমার বাবার আর কি গল ব্লাডার স্টোন ধরা পড়ছে। তো অনেকে কোথাতে যে ওপেন করার দিকে, আমি স্যারের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম যে ওপেন করলে ভাবুন না, এটা যে পিন হোল করে পিন হোল করলে ভালো। ওকে, এটাও আমি জানার চেষ্টা করছি, ওপেন করা আর লেপ্রোস্কোপি, আমি এই বিষয়টা আসবো। ধন্যবাদ, দেখতে থাকুন। तो अभी जब मुझे पता चल ही गया कि ये सब सिम्टम्स मेरे में है, और दर्द के बारे में, दर्द क्या ये रेगुलर इंटरवल के बाद होगा कि ये दर्द चलता रहेगा? ये नॉन मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अच्छा, किसी को अचानक से इतना दर्द होगा कि उसको इमीडिएट हॉस्पिटल जाना पड़े। अच्छा, किसी को ऐसा दर्द होगा जो 10 मिनट के लिए दर्द हुआ ठीक हो जाएगा, किसी को 2 घंटे के लिए दर्द होगा, किसी को आज दर्द होगा फिर 1 महीना बाद दर्द होगा। ये मतलब दिस इज टोटली सो बहुत वैरायटी का पेन होता है। तो एक मेरा ख्याल से जो लोग भी जिनको कि ये सारा हिस्ट्री जैसा मैंने बोला, जो खास करके फीमेल पेशेंट्स को एक स्क्रीनिंग अल्ट्रासोनोग्राफी जरूर कराना चाहिए। अच्छा, इरिस्पेक्टिव ऑफ नो सिम्टम और लिटिल सिम्टम भी हो,
पेट खराब होता हो या गैस एसिडिटी होता हो, कभी भी पेट में दर्द होता हो, ये क्या साल में एक बार, और मतलब कब? हाँ, एटलीस्ट 5 ईयर में एक बार जरूर करना 5 चाहिए। साल में एटलीस्ट एक बार करना चाहिए सबको। हम्म। और अगर विथ सिम्टम्स है तो एक बार साल में करो, और अगर सिम्टम्स नहीं है तो 5 साल में एक बार करो। तो इसका ट्रीटमेंट प्रोसीजर क्या है? आप पहले ही क्या सर्जरी में जाते हो या थ्रू मेडिसिन ये क्योर हो सकता है? मैं इसको 2 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप मेडिसिन के डॉक्टर के पास जाएंगे या फिर नॉन सर्जिकल डॉक्टर्स, कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर या कोई अदर डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर के पास जाएंगे जो सर्जरी नहीं करते हैं, तो वो लोग आपको एडवोकेट करेंगे या सलाह देंगे कि आप ये 3 महीना दवा खाइए, 5 महीना दवा खाइए, हाँ। मैं इसको गला दूंगा या गायब कर दूंगा वगैरह वगैरह वगैरह। बट दैट आई कैन एश्योर यू कि कोई भी मेडिसिन एट करंट टाइम हमारे पास नॉट ओनली इन इंडिया, अर्थ पे अवेलेबल नहीं है जो इसको गायब कर दे किसी भी फॉर्म में। कभी कभार तो ऐसा सुनाई देता है थ्रू मेडिसिन ये टूट जाता है, टूट के ऐसे डस्ट हो जाएगा, कुछ नहीं होता, ये निकल जाएगा, ये सब गलत बातें हैं। किडनी स्टोन में होता है, छोटा किडनी स्टोन हो तो वो यूरिन से निकल जाता है 10-15 डेज के मेडिसिन कोर्स में, लेकिन गॉल ब्लैडर का स्टोन नहीं निकलता है। उल्टा लंबा ट्रीटमेंट कोई इसका 1-2 साल कर ले, उल्टा पुल्टा ट्रीटमेंट, तो गॉल ब्लैडर कैंसर होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा। जो कि गॉल ब्लैडर कैंसर हमारे बॉडी का वन ऑफ द डेडलीस्ट कैंसर है। मतलब इतना खराब है कि वर्ल्ड बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट के बाद भी 5 ईयर मोर्टेलिटी इज 40%। मतलब 100 में 40 लोग अच्छा ट्रीटमेंट के बाद भी मर जाते हैं। तो गॉल ब्लैडर कैंसर, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, आपने उसको ट्रीटमेंट नहीं किया, ऑपरेट नहीं किया, बजाय उसको कुछ दवा लेते रहे लंबे समय तक, वो धीरे धीरे गॉल ब्लैडर तो स्टोन तो वहीं रहा, उल्टा गॉल ब्लैडर का जो दीवाल है वो कन्वर्ट हो गया कैंसर में। तो ऐसा मैं अक्सर कई सारे पेशेंट्स पे देखा हूं। तो मेरा सलाह है कि मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर बिल्कुल ना जाए। गॉल ब्लैडर स्टोन टोटल सर्जिकल ट्रीटमेंट है। कई सारे बीमारी हैं शरीर में जिनका सर्जरी छोड़ के और कोई इलाज नहीं है, जिसमें से गॉल ब्लैडर का पत्थर एक है। इसको मेडिसिन से कृपया कोई भी ना सोचे कि इसको मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है। अभी अब मैं सर्जरी के बारे में बोलता हूँ। वही अभी 2 क्वेश्चन भी आए थे इसके बारे में। पहले ओपन और लेप्रोस्कोपी। दूसरा एक चीज इंपॉर्टेंट बोला था, मैं अगर काट के गोल ब्लैडर ही फेंक दो तो क्या हो? हाँ, ये भी बताता हूँ कैसे होता है, कौन सा अच्छा है। देखो, गॉल ब्लैडर सर्जरी करने का 2 तरीका है। आइदर मैं ओपन सर्जरी करूं या फिर मैं माइक्रोस्कोपिक सर्जरी या लेप्रोस्कोपी या माइक्रो सर्जरी, बहुत सारे टर्म्स हैं जिसको हम लोग बोलते हैं। ले रहा हूं। और एक फोन है। नमस्कार, কে আছেন? নমস্কার স্যার। হ্যাঁ বলুন। আমার যে টোর কলকাতায় টোর ধরা পড়ছে আর কি, তারপরে চিকিৎসা ওই বলছে। তো আইএলএসে এটা ওই কলকাতাতে পরে এটাকে আইএলএসে পড়া যাবে না, এমনি এটা কিছু তারে পড়ে আছে। अच्छा ठीक है, बोझा गया। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, जो बोल रहे थे तरीका। देखिए, ओपन सर्जरी आज से करीब 10 साल पहले ज्यादा हुआ करता था या 5 साल पहले तक ज्यादा होता था। तो ओपन सर्जरी में पेट को इस जगह से लेके इस जगह तक करीब 6 इंच का 6 इंच का एक लंबा कट दिया जाता है। 6 इंच या कोई और भी उससे भी ज्यादा काटते हैं। 5 to 10 इंच बेटर टू से कि करीब 10 इंच लंबा, 6 इंच लंबा एक लंबा कट होता है जो कि हमारे बॉडी का स्किन को काटता है। स्किन के बाद आपको मसल को काटेगा, मसल के बाद पेट में जाके गॉल ब्लैडर को हाथ से पकड़ के ऑपरेशन करके स्टोन को और गॉल ब्लैडर को रिमूव किया जाता है और उसको फिर लेयर बाय लेयर सिलाई किया जाता है। तो जैसा कि मैंने बोला, प्रोसीजर को अगर उसको ही आप गौर से समझेंगे तो आपका पेट जो है वो एटमॉस्फेयर में ओपन हुआ, ठीक है। अच्छा, हाँ। पेट एटमॉस्फेयर में ओपन हुआ ओपन सर्जरी में, और एटमॉस्फेयर के अंदर जितना भी बैक्टीरिया, वायरस वगैरह जो भी है, चाहे वो पृथ्वी का कोई भी ओटी हो, वो उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में आया। और जैसे जैसे फिर क्लोज हुआ, वो हाथ से हैंडलिंग हुआ। तो जब बंद होता है तो
इस तरह के पेशेंट्स में जो ओपन सर्जरी हुआ, सबसे पहले तो इन्फेक्शन के चांस काफी ज्यादा हो जाएंगे, और दूसरा एक पेट पे गंदा सा दाग होगा, तीसरा वो घाव सूखने में काफी समय लगेगा, टाइम ज्यादा होगा, प्लस पेट में हमेशा एक लंबा दाग तो है ही, दर्द होगा, पेशेंट को भारी काम करने में उसको दर्द होगा। तो दीजर ये जो पॉइंट्स जो मैं बोल रहा हूं, इसमें आपको प्लस मतलब ओपन सर्जरी में अदर ऑर्गन का इंजरी होने का भी चांसेस ज्यादा रहता है। और इसमें क्या फुल एनेस्थीसिया चाहिए होगा? फुल एनेस्थीसिया या कमर में एनेस्थीसिया दोनों से ही होता है। एनेस्थीसिया बड़ा पॉइंट नहीं है, लेकिन ये ओपन सर्जरी जो है ये आज के जमाने में एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, बंद है, बैन हो गया है। अभी जिस चीज को आप किसी को बिना कोई दाग दिए, कोई दर्द दिए ब्यूटीफुली ऑपरेट कर सकते हो, तो इसके लिए ये इतना बड़ा काट के इस तरह से पेशेंट को ऑपरेट करना, जो कि उसको सालों उसको तकलीफ रहे, इन्फेक्शन हो जाए, महीनों दवा खाना पड़े, खर्च ज्यादा लगे, तो कोई फायदा नहीं है। आपको ऑपरेशन के टाइम पे थोड़ा खर्च ज्यादा लग के ऑपरेशन के एक दिन में आप अच्छा हो जाओ, और 4 दिन दवा खाने के बाद 5वां दिन से कुछ खाने का जरूरत न पड़े, वो ट्रीटमेंट ज्यादा अच्छा है, या महीनों 3 महीना दवा खाना पड़े, वो ज्यादा अच्छा है ना। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में क्या होता है कि हम लोग नाभि के अंदर एक छोटा सा छेद करते हैं, जो ऑपरेशन के बाद दिखता नहीं है, और इस जगह पे एक छोटा सा छेद करते हैं, और इस जगह पे एक छोटा सा छेद करते हैं। जिस छेद का साइज होता है, जहां पे पहले पूरा फुल कट हुआ करता था, वहां पे ओनली 2 छेद। हाँ, जहां पे हम 6 से 10 इंच का काट रहे थे, वहां पे हम 0.5 सेंटीमीटर को छेद कर रहे हैं। मतलब इवन 1.4 इंच, माने 0.4 इंच या उससे भी छोटा स्टैब, छोटा सा इंसिजन, जैसे लगेगा मच्छर काटा है, दाग बिल्कुल पता नहीं चलेगा। 2-3 छेद किया और इससे ऑपरेशन होके आप मैजिकली करेक्ट। पेशेंट 12 घंटे के अंदर खाना खाएगा, एक दिन के अंदर नॉर्मल खाना खा के वार्ड में घूम के घर चला जाए। अच्छा। और ये ट्रीटमेंट यंग हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, सबके लिए ज्यादा अच्छा है। जितना ज्यादा ओल्ड एज पेशेंट होगा, उसका घाव ओपन सर्जरी में उतना ज्यादा देरी से सूखेगा, उसके लिए माइक्रो सर्जरी ज्यादा अच्छा है। छोटा बच्चा के लिए माइक्रो सर्जरी ज्यादा अच्छा है। जवान आदमी है, उसके लिए भी माइक्रो सर्जरी ज्यादा अच्छा है कि वो मेहनत कर सकता है, काम कर सकता है, उसका बॉडी फिट रहेगा, जिम कर सकता है। तो ऑलवेज ओपन सर्जरी लास्ट एंड फाइनल रिसोर्ट है। अगर माइक्रो सर्जरी कभी नहीं कोई कर पाए तो ओपन सर्जरी सोचा जा सकता है, अदरवाइज प्रेफरेंस हमेशा माइक्रो सर्जरी को देना चाहिए। अच्छा, इसमें आप करते क्या हो? मतलब इसे स्टोन निकालते हो या गोल ब्लैडर ही काट के फेंक देते हो? देखिए, गॉल ब्लैडर सर्जरी में गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया जाता है। अच्छा, रिमूव कर दिया जाता है। लीवर के पास से गॉल ब्लैडर को पूरा डिसेक्ट करके, जहां से गॉल ब्लैडर का जड़ है, जहां से शुरू होता है, वहां पे क्लिप करके और उसको काट के हम लोग पूरा गॉल ब्लैडर विथ स्टोन रिमूव कर देते हैं। क्योंकि गॉल ब्लैडर, जैसा मैंने आज के सेशन के शुरू में बोला कि हमारे बॉडी को कोई खास कुछ काम नहीं है, एक तरह से वेस्टिजियल ऑर्गन है। जैसे अपेंडिक्स हमारे बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन है, तो गॉल ब्लैडर भी वैसे ही है। और गॉल ब्लैडर का स्टोन अगर कोई बाई चांस सर्जन निकाल दे और गॉल ब्लैडर छोड़ के आ जाए, तो कुछ दिनों में वापस उसको स्टोन हो जाएगा, क्योंकि आपने तो स्टोन जहां पे होना है चाहिए उस जगह को तो छोड़ के आए। तो नो पॉइंट ऑफ कीपिंग गॉल ब्लैडर इन गॉल ब्लैडर सर्जरी। इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड के सारे अच्छे जगहों पे जो भी रिकॉग्नाइज्ड सर्जन है, वो गॉल ब्लैडर के ट्रीटमेंट में गॉल ब्लैडर को रिमूव करते हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे डरते हैं कि चलो मेडिसिन से अगर काम बन जाता है तो क्या जरूरत है ये ऑपरेशन करने का। ये सही बात है, सर्जरी से हर कोई डरता है। ऐसे भी लोग बात करते हैं, सर्जन लोग बोलते ही ऐसे, सर्जन लोग ऐसे ही बोलते हैं काट के फेंक दो, उनका काम ये खाली काट के फेंक देना। एटलीस्ट मैं अपने लिए एक बात बोल सकता हूँ कि मैं सर्जरी मतलब ऐसे करता हूं जो पेशेंट को ऑपरेशन के बाद पेट पे दाग भी पता नहीं चलता। अच्छा। और 12 घंटे में पेशेंट खाना खा के 24 घंटे में नॉर्मल खाना खा के जाता है। तो उसको जो किसी हॉस्पिटल में एडमिट होके 2 दिन सेलाइन इंजेक्शन जो चलता है, उससे भी कम तकलीफ में उसका सर्जरी होता है, और बिना दाग धब्बे के ब्यूटीफुली। तो एक जन ये भी जानना चाहते थे प्रोसेस क्या होगा अगर किसी को ऐसे पता चल गया ये स्टोन है,
तो वो दिन का दिन ही बुकिंग करके वही दिन आएगा, अब उसी दिन हो जाएगा, मतलब तरीका क्या होगा? आपके आईएलएस के बारे में अगर जाने तो। यूजुअली मैं पहला विजिट चेंबर में करता हूं पेशेंट को, जो अगर कभी कहीं बाहर से अल्ट्रासोनोग्राफी या किसी डॉक्टर से दिखाए हैं जिनको गॉल ब्लैडर में स्टोन मिला है, तो वो पहले बार एक बार चेंबर में आएंगे, मैं खुद पर्सनली चेकअप करता हूं, उनका रिपोर्ट्स देखता हूं और फिर उनको उनके कन्वीनियंस के हिसाब से और मेरा टाइम के हिसाब से एक डेट देता हूं, प्री डेट, जैसे आज से 5 दिन बाद या किसी को 10 दिन बाद, जैसे भी जिसको सुविधा हो, तो वो डेट पे उनको बुला के मैं एडमिशन करता हूं। और 2 तरह के पेशेंट होते हैं, जिनका घर आईएलएस से नजदीक है उनको मैं, अगर यंग पेशेंट हैं तो सेम डे मॉर्निंग 7 बजे एडमिट होते हैं खाली पेट, सेम डे ऑपरेशन होकर अगला दिन छुट्टी होकर घर चले जाते हैं। जो थोड़े ज्यादा एज के पेशेंट हैं या जिनका घर दूर है, उनको मैं शाम को एडमिट करता हूं, अगला दिन सुबह ऑपरेट करके उसके अगले दिन सुबह छुट्टी करता हूं। अच्छा, मोटामोटी 1.5-2 दिन का काम है टोटल। 1 डे to 1.5 আরো একজন আছেন ফোনে। নমস্কার, কে আছেন? নমস্কার, আমি অনুপম মজুমদার বলছিলাম। বলুন। আমার দাদার গোলব্লাডার স্টোন ধরা পড়েছে আর কি। তো এখন ওটা কিভাবে করলে ভালো হয়? এটা কি মানে ওপেন করবে নাকি ল্যাপ্রোস্কোপি করালে ভালো হয়? আর কোনটাতে কত টাকা লাগে একটু কাইন্ডলি বললে ভালো হয়। আচ্ছা, ধন্যবাদ। এই বিষয়টা তো উনি বললেন যে এখন আর ওপেনের সেই বিষয় আর থাকছে না, এখন आर्थिक বিষয়টা, इसके बारे में आप क्या बोल रहे हैं? खर्चा क्या आता है? देखिए, आईएलएस में मोटा मोटी 50,000 रुपया का खर्च है गॉल ब्लैडर स्टोन में। नॉर्मल पेशेंट सब में 1 डे या डेढ़ दिन का एडमिशन लेके, मेडिसिन, बेड चार्ज सब लेके इंक्लूडेड। लेकिन कोई कोई पेशेंट जिनका की एज ज्यादा है या बहुत बच्चा है, 1-2 साल का बच्चा है या 60-70 साल के एजेड पेशेंट है। 1-2 साल के बच्चे को भी चांसेस है होते रहते हैं? हाँ, मैंने किया है कितना लोगों का यहाँ पे। 1 साल 2 साल, अभी कुछ दिनों बाद मेरा एक सर्जरी है, 7-8 साल का कोई लड़का है उसको, तो बच्चों में भी बहुत कॉमन हो रहा है आजकल। तो इन लोगों को छोड़ के अगर जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं, तो इनका खर्च अराउंड 50-55,000 के आसपास में हो जाता है, मतलब पैकेज कंप्लीट। पैकेज। अच्छा, एक चीज जरूरी जानना है, बहुत सारे लोग हैं। एक चीज और बोलूंगा, जैसा वो कॉलर है उनको, कभी भी अगर कोई 10 रुपया में भी कोई ओपन सर्जरी कराना करता हो तो भी मैं सलाह दूंगा ना कराए, क्योंकि आपको 50,000 रुपया खर्चा करके माइक्रो सर्जरी करना जिंदगी भर के लिए ज्यादा अच्छा है, बजाय कि फ्री में ओपन करा लेना, क्योंकि वो आपको लाइफ लॉन्ग तकलीफ करेगा। वो बॉडी में इस जगह पे, खास करके हमारे बॉडी का बहुत ही स्पेसिफिक मसल्स है, रेक्टस एब्डोमिनिस है, इधर से ट्रांसवर्सस मसल्स है, बहुत थिक लेयर होता है बॉडी का, ये मजबूत जगह है। इसको काट देने के बाद ये कभी भी उतना मजबूत नहीं रह पाता है जितना कि था। तो बेटर है कि माइक्रो सर्जरी, फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ जाएंगे इससे। আরেকজন আছেন ফোনে। নমস্কার, কে আছেন? নাম অনিমেষ দাস। স্যার, আমি বলতে চাই, কিছুদিন ধরে আমার পেটের ব্যথা ছিল খুব, তারপর আমি ডক্টর দেখানোর পর উনি বললেন সোনোগ্রাফি করার জন্য। তো আমি সোনোগ্রাফি করার পর বললেন যে আমার গলব্লাডার স্টোন হয়েছে। তো আমি এখন কনফিউশনে আছি যে আমি নর্মাল সার্জারি করাবো না ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জারি করাবো। একই বিষয় বারবার ঘুরে ঘুরে আসছে। অবশ্যই ধন্যবাদ। দেখতে থাকুন। উনি তো এই কথাটাই বলছেন যে অলওয়েজ প্রিফার করুন ল্যাপ্রোস্कोपिक सर्जरी। माने पेट में आपको दाग, दर्द, तकलीफ नहीं होगा और आपका नॉर्मल ड्यूटी आप 2 दिन के बाद से काम कर पाएंगे। आज के जमाने में टाइम ही पैसा है। अगर आप वर्किंग आदमी हैं तो अगर आप घर में 1 महीना 2 महीना रेस्ट करेंगे तो आपका लाखों का नुकसान होगा। तो आपको वैसा सर्जरी करना चाहिए जो आज के बाद 2 दिन के बाद से आप ड्यूटी ज्वाइन कर सके। अगर आप ज्यादा एज के पेशेंट हैं तो भी आपको माइक्रो सर्जरी करना चाहिए, क्योंकि आपका घाव तुरंत ठीक हो जाएगा। क्योंकि बूढ़े लोगों में घाव ठीक होने का टेंडेंसी कम होता है, तो बड़ा जो कट होगा वो सूखने में बहुत समय लगेगा, इसलिए माइक्रो सर्जरी अच्छा है। ठीक। इसके साथ मैं एक पॉइंट जोड़ रहा हूं कि ये बोल रहे हैं कि दर्द हो रहा है, तो ऐसा आप भी बोल रहे थे कि दर्द ऐसा भी हो सकता है 2 दिन 4 दिन कंटिन्यू हो सकता है। तो अगर किसी को ऐसा दर्द हो रहा है
तो क्या उसी टाइम आप ऑपरेट करेंगे कि थ्रू मेडिसिन इसका दर्द कम होने के बाद ऑपरेशन होगा? इसमें दो तरह की बात है। अगर आपको आज मैं यही जवाब ले रहा हूं। আরেকজন আছেন ফোনে। নমস্কার। হ্যাঁ, গুড আফটারনুন স্যার। আমি ওই সুদীপ চক্রবর্তী বলছি, ভাটিয়াবানগর থেকে। হ্যাঁ বলুন। আচ্ছা স্যার, বলছিলাম কি যে অতিরিক্ত তৈলাক্ত বা মশলাযুক্ত খাবার কি মানে গলব্লাডার স্টোনের কারণ होते पारे? ठीक, আমি জানার চেষ্টা করছি। ধন্যবাদ। अच्छा, देखते देखो दर्द के बारे में जो बोल रहे थे। हाँ। अगर पेट में जोर से दर्द हुआ, मान लीजिए रात को या दिन में, ऐसा दर्द जो मुझे मेडिसिन से नहीं कम रहा है, घर पे कोई टैबलेट खाया, बहुत लोग गैस का दवा खाते हैं, कोई दर्द का दवा कोई लोकल दुकान से लेके खाते हैं, नहीं कम रहा है, तो आप हॉस्पिटल में जाइए। हॉस्पिटल में अगर एक प्रॉपर व्यवस्था हो उस हॉस्पिटल में और स्किलफुल सर्जन हो, आपको नेक्स्ट डे ऑपरेट कर दें माइक्रो सर्जरी से, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से, तो वो पेशेंट के लिए सबसे अच्छा है। अच्छा। लेकिन अगर ये दर्द होते हुए आप कोई ऐसा हॉस्पिटल पे गए जहां पे ये अरेंजमेंट नहीं है, लेकिन वो डॉक्टर वहां पे आपको 2 दिन 3 दिन रख के वो लोग सेलाइन देके, मेडिसिन देके, इंजेक्शन देके दर्द को ठीक कर दिए, तो ऐसे कंडीशन में आपको ऑपरेशन 2 सप्ताह के बाद प्लान करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि 72 आवर्स का एक गोल्डन पीरियड होता है जो हमारे गॉलब्लैडर सर्जरी में बोलते हैं। जैसे कि एक्सीडेंट में फर्स्ट 2 आवर एक गोल्डन पीरियड बोलते हैं, वैसे ही लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में 72 आवर्स का एक गोल्डन पीरियड होता है, जिसके अंदर जैसे मान लो अभी दर्द उठा, इसके 72 आवर्स में सर्जरी कर देने से बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट होता है। अच्छा, रिजल्ट अच्छा। हाँ, और 72 आवर्स के बाद सर्जरी करेंगे इमीडिएटली तो रिस्क ऑफ इंजरी और ये सब ज्यादा होता है, ब्लीडिंग, तो बेटर है कि उसको 2 वीक के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए, तो या तो नेक्स्ट डे कर दिया जाए। होता है कि अगर ऐसा कोई हेवी पेन आता है अचानक, तो ऐसे में आपको डाउट करके टेस्ट कराना चाहिए। ऐसे में आपको वैसे हॉस्पिटल में जाना चाहिए जहां पे स्किलफुल सर्जन अवेलेबल हो। ওকে, আরেকজন আছেন ফোনে। নমস্কার, কে আছেন? যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আচ্ছা, एक जानना चाहते थे फैटी, अगर फूड के बारे में, ज्यादा ऑयली फूड खाने से क्या हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ऑयली फूड आपको ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ाएगा और कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स जो है गॉलब्लैडर का ज्यादा कॉमन स्टोन है। कोलेस्ट्रॉल का ही पिगमेंट जमा होके स्टोन बन जाते हैं, तो फैटी मील्स जो है वो गॉलब्लैडर का एक बड़ा कारण हो सकता है। तो ये तो दिक्कत वाली बात हो गई। एक तो खाने पे भी आप ये टेंशन दे रहे हो और दूसरा आप बोल रहे हो कि क्विक वेट लॉस करने से भी प्रॉब्लम आ जाएगा। तो बीच वाला तरीका, रास्ता क्या होगा अगर हम अच्छा रहना चाहते हैं? देखिए, जो पैक्ड फूड्स को अवॉइड करिए, होल ग्रेन फूड्स को एडॉप्ट करें, हो सके तो वेजिटेरियन डाइट ज्यादा एडॉप्ट करें। नॉन वेजिटेरियन डाइट अगर खाएं तो उसको थोड़ा ऑयल कम करके कोशिश करें खाने का, और थोड़ा वर्कआउट रेगुलर बेसिस पे करें ताकि वेट ज्यादा कम ना भी हो तो गेन ना हो काफी। ठीक। कुछ लोगों को पता है, जैसे मान लीजिए आप सोनोग्राफी करा लिए, उनको पता चल गया कि स्टोन है, ये वेट करते हैं, ये भूल है। हाँ। यही भूल है। अगर स्टोन, बहुत पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, ठीक, वो जो खुद डिसाइड करते हैं, अभी नहीं, उस दिन के बाद करेंगे, 2 महीना बाद करेंगे। ये कितना खतरनाक हो सकता है? जो जिनके पास 10-15 अल्ट्रासाउंड किया हुआ रहता है। अच्छा, इतना भी रहता है? हाँ, ऐसे पेशेंट्स को भी मैंने देखा है। तो अच्छा। वो एक स्टोन बोला मेरा 4 mm का था, फिर कराया तो 6 mm हो गया, फिर कराया तो 10 mm हो गया, फिर फाइनली देखा कि इतना mm हो गया तो डॉक्टर के पास है। तो मैं बोला जो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्चुअली इसके बारे में इस तरह के जो भी पेशेंट सोचते होंगे, उन सबसे मेरा यही सजेशन है कि स्टोन का साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको डे 1 में ही बड़ा स्टोन मिल सकता है और डे 1 में छोटा स्टोन मिल सकता है, 2-4 मिल सकता है, 1 भी मिल सकता है। स्टोन मीन्स स्टोन, चाहे वो जितना छोटा हो, जितना बड़ा हो, 1 हो या 1 लाख हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इरिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग यू मस्ट कंसल्ट अ सर्जन। हाँ, यू कैन टेक अ टाइम, जैसा कि गॉलब्लैडर स्टोन अगर साइलेंट है, किसी को दर्द इमीडिएटली नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसको अभी का अभी ऑपरेशन करना होगा इमरजेंसी बेसिस पे, पर उसको ऐसा भी नहीं है कि वो बैठ के सालों इंतजार करेगा।
मेरा सजेशन है कि जैसे ही आपको गॉल ब्लैडर पता चलता है, दर्द हो या नहीं हो, फिर भी आप कांटेक्ट करिए और अपने डॉक्टर के साथ मिलके प्लान करिए। আরেকজন আছেন ফোনে। নমস্কার, কে আছেন? নমস্কার। বিলোনিয়া থেকে। হ্যাঁ, বিলোনিয়া, বলুন। কইতাছে যে ব্রেস্ট টিউমারের অপারেশন কি আইলেসে হয়? ব্রেন টিউমার, ব্রেস্ট টিউমার। ब्रेस्ट টিউমার, ওকে। হ্যাঁ, ধন্যবাদ। আপনি দেখুন। ब्रेस्ट ट्यूमर का मैं सर्जरी करता हूं, इंक्लूडिंग ब्रेस्ट कैंसर का भी सर्जरी करता हूं, और यहाँ पे मैंने कई पेशेंट का ब्रेस्ट कैंसर का सक्सेसफुल सर्जरी भी किया है, जिनको कि ऑपरेशन के बाद कीमोथेरेपी भी सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है और पेशेंट अच्छे हैं। तो ब्रेस्ट ट्यूमर दो तरह के होते हैं, जो कैंसरस या नॉन कैंसरस। एक्चुअली बॉडी में कोई भी ट्यूमर दो तरह का होता है, आइदर वो कैंसर ट्यूमर होगा, आइदर वो नॉर्मल ट्यूमर होगा। तो ब्रेस्ट में अगर 30 साल या उसके नीचे की कोई लेडीज है तो ज्यादातर उनका नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है, मतलब नॉर्मल ट्यूमर, फाइब्रोएडिनोमा इस तरह का कुछ होता है। या फिर अगर ज्यादा एज की हैं, 60, 50 एबव, तो उनको कैंसर ब्रेस्ट होने का चांसेस ज्यादा रहता है उनका ट्यूमर। तो कैंसर ब्रेस्ट अगर है तो उसमें पूरा ब्रेस्ट को और एक्जिला को बाद देना पड़ता है, और अगर सिर्फ नॉर्मल ट्यूमर है तो ब्रेस्ट को मैं मिनिमल एक्सेसिव तरीके से करता हूं, जिसमें कि ऑपरेशन के बाद उसमें भी ब्रेस्ट में दाग पता नहीं चलेगा कि कहां से ऑपरेशन हुआ। इसमें एक चीज है, नॉर्मल लेप्रोस्कोपी एंड एडवांस लेप्रोस्कोपी में डिफरेंस क्या है? आप एडवांस तरीका अपना रहे हो, तो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस बताता हूं। देखो, गॉल ब्लैडर सर्जरी लेप्रोस्कोपिक सर्जन करते हैं, मैं एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूं। तो डिफरेंस क्या है कि अगर मैं पेट के अंदर ऑपरेशन करने गया तो मैंने देखा कि गॉल ब्लैडर जो है वो खाद्य नली के साथ आपस में कनेक्टेड है। जैसे कि कोलेसिस्टोड्यूडेनल फिस्टुला हो गया, एक कॉम्प्लिकेशन, सीरियस कॉम्प्लिकेशन। तो ऐसे में अगर नॉर्मल लेप्रोस्कोपिक सर्जन होगा तो आपको आके बोलेगा कि हमें आपका पेशेंट को ओपन करना पड़ेगा, ये माइक्रो सर्जरी में नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। और ये जो मैं बोल रहा हूं, ये फाइंडिंग आपको अल्ट्रासाउंड में, एमआरआई में किसी में पता नहीं चलेगा, आंख से देखने पे दिखता है डायरेक्ट। तो लेकिन हाँ, जो एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन्स हैं वो इसको भी डील कर सकते हैं। जैसे मैं इन सब पेशेंट को भी लेप्रोस्कोपी में ही करता हूं, जो भी इंटेस्टाइन है उसको काट के जिससे भी हो, अंदर में सिलाई, स्टिच और ये सब भी। আরো একজন আছেন ফোনে। নমস্কার, কে বলছেন? হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ, আমি বলছি আমার হাজবেন্ডের গোলবাটার স্টোন হয়েছে। তারপরে 5টা কম থাকার দরুন অপারেশনটা হচ্ছে না। 5টা 47 থেকে 56 এর মধ্যে আছে, কিন্তু 2-3বার হসপিটালে এডমিট হয়েছে, কিন্তু অপারেশনটা হলো না। 5টা দোন এই क्या 47 से 57 में क्या है? অপারেশন করা যাবে? পালস বিট বলছেন 57 আছে? হ্যাঁ, ব্রেডিকার্ডিয়া हो जाएगा। স্টোনটা ধরা পড়ছে পর 1 বছর ধরে আপনার ইয়ে থেকে 47 থেকে 56 এর মধ্যে আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। পেসমেকার है, पूछिए। এটার মধ্যে কি আচ্ছা, আপনার মানে উনার কি পেসমেকার বসানো আছে? না না না, ওনার কিছু নাই, কোনো আজ ব্লাড সুগার और অন্য কোনো ধরনের আইলেস में आने बोलिए, हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। আমি জবাবটা নিচ্ছি। धन्यवाद। इनका पल्स बीट बोल रहे हैं कि 47 1 साल वेट कर रहे हैं। आप निश्चिंत होकर आप आइए, हमारे पास कार्डियोलॉजी का अच्छा यूनिट है। हम अपना कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके और फिर आपका सर्जरी प्लान करके करेंगे, जिससे कि आपको ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो और ऑपरेशन के बाद भी किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। और मतलब मैं जो सर्जरी करता हूं वो सारे सर्जरी में प्री टेस्ट कुछ करता हूं, और टेस्ट करके पेशेंट को एसेस करके जो डॉक्टर बेहोश करेंगे ऑपरेशन से पहले उनको भी चेक कराता हूं, ताकि ऑपरेशन के बाद किसी तरह का रिस्क ना हो। जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है इंटरनेशनली जो फॉलो होता है, वो हर प्रोटोकॉल फॉलो करके हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसा आपको बहुत जगहों पे देखने मिलेगा, स्पेशली छोटे सेंटरों में जो ऑपरेशन हुआ, पेशेंट मर गया, लेकिन ये आपको आईएलएस में कभी नहीं देखने मिलेगा, स्पेशली मेरे अंडर में कभी नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि प्री स्क्रीनिंग बहुत अच्छे से करते हैं। अगर कोई ऐसा बीमारी हमें मिला जो गॉल ब्लैडर सर्जरी से भी काफी बड़ा है,
जिसको करने के लिए आपको लाइफ रिस्क हो सकता है, तो इन दैट कंडीशन पहले वो ट्रीटमेंट कराते हैं, फिर बाद में हम लोग गॉल ब्लैडर का सर्जरी करते हैं। ऐसा 2 बार हुआ। अभी एक पेशेंट रिसेंटली, एक पेशेंट मेरे अंडर में एडमिट हुआ अगले दिन सर्जरी के लिए, रात में उसको पता चला कि उसको एप्लास्टिक एनीमिया है। मतलब ऐसा एक बीमारी जिसमें कि खून का कमी, प्लेटलेट का कमी, टोटल काउंट का कमी, सब कुछ कम हो जाता है। उसका रिपोर्ट्स जब शाम को देखा मैं वार्ड में, तो देखा ऐसा 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 सारा नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है। देन फिर मैंने जो मेडिसिन के डॉक्टर हैं उनको कॉल दिया, उन्होंने डायग्नोस किया और फिर उसका हमने सर्जरी फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया। अभी उसका वो ट्रीटमेंट जब करेक्ट हो जाएगा फिर उनका सर्जरी करेंगे। तो आप निश्चिंत होकर आइए, जो ऐसा कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस के साथ हम डील करेंगे और सक्सेसफुली डील करके करेक्ट करेंगे। ठीक, जो आप बोल रहे थे एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में, सो इसमें मतलब आप जो डिफरेंस बता रहे थे, सो आपका तरीका क्या होता है? देखो, मिनिमल एक्सेसिव में एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन वो है जो आप काट के जो सर्जरी करोगे, जहां पे आपका माइक्रो सर्जरी का जहां पे आपका नॉलेज खत्म हो जाएगा, जब आपको काटना पड़ेगा वहां पे भी वो काटने नहीं जाएगा, उसको माइक्रो सर्जरी में ही करेगा। अच्छा। जैसे कि पित्तनली में स्टोन, मोस्ट ऑफ द सर्जन जो उसको काट के सर्जरी करते हैं, गॉल ब्लैडर को माइक्रो सर्जरी में कर देंगे, लेकिन सीबीडी स्टोन या पित्तनली स्टोन को माइक्रो सर्जरी में नहीं करेंगे, काट के करेंगे। मैं ये दोनों सर्जरी एक साथ माइक्रो सर्जरी में करता हूँ। एक ही साथ कर एक साथ, एक सिटिंग में। अच्छा, ठीक है। अदर कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी जहां पे किसी को खाद्य नली में फूटो हो गया, उसको हॉस्पिटल्स बड़े बड़े पेट काट के करते हैं, वो सब सर्जरी भी मैं माइक्रो सर्जरी में करता हूँ। तो अच्छा, खाद्य नालीर फुटोर ব্যাপারটা এভাবে মানে ऐसे ही आप विद द डील ऑफ माइक्रो सर्जरी यहाँ पे किया हूँ। एक्सीडेंट पेशेंट जिनका कि पेट में कोई इंटेस्टाइन गिर के फट गया या लीवर में कुछ इंजरी हो गया या कहीं से लीक हो रहा है ब्लड का, इसके लिए भी लोग काट के सर्जरी करते हैं। इसमें भी मैं बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट को माइक्रो सर्जरी में ही करता हूँ। एट द एंड ऑफ सर्जरी उसको 2-3 छोटा छोटा दाग दिखेगा और सर्जरी सक्सेसफुल हो जाएगा। माइक्रो सर्जरी का एक सबसे अच्छा फायदा है कि पेशेंट इमीडिएट अच्छा होता है, मतलब उसको रिकवर करने में 24 आवर भी नहीं लगता है। और दूसरा सबसे अच्छा है कि पेट के अंदर बाहर का दुनिया से कांटेक्ट नहीं होता है। आपके पेट के अंदर जो हाइजीन है भगवान बना के भेजे हैं वैसे का वैसे ही रहता है, के चांसेस बहुत जीरो इन्फेक्शन होता है। टेक्निकली बेटर टू से जीरो इन्फेक्शन होता है, बिल्कुल कोई इन्फेक्शन असंभव नहीं है लेकिन कभी नहीं होता। ठीक, यहाँ पे गोल ब्लैडर वाले का चांस संख्या तो बहुत बढ़ रहा है, साथ ही साथ शुगर पेशेंट का भी, मतलब इधर बहुत शुगर पेशेंट है, तो इन लोगों के लिए आप स्पेशल कोई केयर लेते हो कि इनके लिए कुछ? जैसा कि मैंने बोला कि ऑपरेशन से पहले एनेस्थीसिया के डॉक्टर का चेकअप, मेडिसिन के डॉक्टर का चेकअप, तो जो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है हमारा, एक डॉक्टर ही सब कुछ नहीं कर रहा है। सर्जरी मैं कर रहा हूं तो अदर एंगल भी, जैसे कि कोमोर्बिडिटी, जिसको प्रेशर है, शुगर है, थायराइड है, बहुत ज्यादा एज है, एस्थमा है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी हम ऑपरेशन से पहले प्रिपेयर करते हैं। उनको 2 दिन 4 दिन मेडिसिन देके, 5 दिन मेडिसिन देके, एक्सरसाइज करा के, चेस्ट फिजियोथेरेपी करके उनको पहले फिट करते हैं कि अब ये पेशेंट रेडी है सर्जरी के लिए। अच्छा। फिर उनको सर्जरी में लेते हैं। ऐसा नहीं जो कोई आया और उसको सीधे सर्जरी कर दिए। डायबिटिक वाले जो हैं वो थोड़ा ज्यादा सोचते हैं, बहुत सोचते हैं कि इससे क्या होगा। डायबिटिक पेशेंट में गॉल ब्लैडर स्टोन होने से एक और कॉम्प्लिकेशन होता है कि उनके गॉल ब्लैडर का जो बाइल है वो पक जाता है और पूरा चीज वो पस बन जाता है, पूछ हो जाता है। तो ऐसे में उसको इम्पाइमा गॉल ब्लैडर बोलते हैं उस चीज को। और खास करके गले पे अगर नेक पे स्टोन इम्पैक्ट हो जाए तो और ज्यादा टेंडेंसी होता है होने का। तो बेटर है कि डायबिटिक पेशेंट को, और डायबिटिक पेशेंट को स्पेशल रिकमेंडेशन है कि ऑलवेज प्रीफर लेप्रोस्कोपी या माइक्रो सर्जरी, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट का घाव सूखने में और ज्यादा समय लगता है। तो उनको अगर कोई ओपन सर्जरी कर देगा तो उसका और परेशानी बढ़ जाएगा। एजेड पर्सन जो भी हैं, मोर देन 70 ईयर, तो उन लोगों को लेके घर वाले भी बहुत परेशान होते हैं, सोचते हैं तो छोटा ऑपरेशन हो या बड़ा ऑपरेशन हो, लोग चाहते हैं बिना ऑपरेशन के ही चले, पर ये गलत है। इवन यहाँ पे मैंने आईएलएस में 99, 100 प्लस, 101 ऐसे पेशेंट्स का भी ऑपरेशन किया और सक्सेसफुली ऑपरेशन किया।
इसका टेक्निक होता है कि लो प्रेशर लेप्रोस्कोपी करना होता है और इन अ क्विक टाइम करना होता है। ऐसे पेशेंट को आप 2 घंटा लगा के सर्जरी नहीं कर सकते हो। 20 मिनट्स 30 मिनट्स में आपको सर्जरी करना होगा, जिससे कि एनेस्थेसिया ड्रग का असर कम हो, और लो प्रेशर में करना होगा जिससे कि हार्ट पे इफेक्ट कम आए। तो वो सब टेक्निक को ध्यान में रखते हुए, ऑप्टिमाइज करते हुए, एज कोई फैक्टर नहीं है। मैं 1 साल के बच्चों का भी सर्जरी कर रहा हूँ और 100 इयर्स का भी कर रहा हूँ, और सक्सेसफुली ही कर रहे हैं। सब कुछ पेशेंट को फर्स्ट स्क्रीनिंग करना, एसेस करना, उनको ऑप्टिमाइज करके फिर उनको डेट देके एडमिट करना, यही की है, जिसमें हम हर तरह के पेशेंट का, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस के साथ, जिनका शुगर, प्रेशर, हार्ट का प्रॉब्लम, थायराइड का प्रॉब्लम है उनको, या बहुत ज़्यादा एज है उनको भी हम लोग अच्छे से डील कर सकते हैं और पोस्ट सर्जरी उनका लाइफ एकदम नॉर्मल कर सकते हैं। ठीक। इससे बचने के लिए आप सलाह क्या दोगे? ये तो हो गया एक ट्रीटमेंट वाला, कॉम्प्लिकेशन वाला हो या बिना कॉम्प्लिकेशन के? इन जनरल ऐसा कोई कुछ मैजिक नहीं है जिससे कि कह दे कि ये करो तो स्टोन कभी नहीं होगा। स्टोन कभी भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। चाहे आप जिंदगी में एक बर्गर ना खाओ, बाहर का खाना ना खाओ, कुछ फैटी फूड ना खाओ, तो भी हो सकता है। पर हाँ, जो कॉमनेस्ट चीज है कि ट्राई टू अवॉइड जंक फूड्स एंड अगर फीमेल पेशेंट्स कोई हैं जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं तो उनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो गॉल स्टोन करने का मेजर कारण में से एक है। और वेट लॉस क्विक कभी प्लान ना करें। वेट लॉस को प्लान करना है तो थोड़ा लंबे पीरियड के लिए करें और स्लो प्रोग्रेसिव वेट लॉस करें, और वेट गेन भी सडन ना हो। तो ऐसा भी लाइफस्टाइल कभी डेवलप ना करे कि 2 महीना में 20 केजी मोटा हो गए, अगेन प्रॉब्लम हो सकता है। और फूड जो है वो हो सके तो थोड़ा वेजिटेरियन डाइट पे ज़्यादा प्रेफर करें, होल ग्रेन फूड्स ज़्यादा खाएं। तो यही सब है इसको। और अगर आप आफ्टर ऑपरेशन घर वाले को भाई, उनको जो भी पेशेंट है उनको क्या बहुत सारे सावधानी या कितने दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए? और सर कोई जिन पेशेंट को कोई बड़ा बीमारी नहीं है, गॉल ब्लैडर स्टोन ही है, उनको 48 आवर्स में वो पेशेंट अगला 3rd डे अपना नॉर्मल ऑफिस जॉब कर सकते हैं। जिम और एक्सरसाइज या भारी चीज उठाना अराउंड 15 डेज टू 1 मंथ के लिए अवॉइड करना होता है। बाकी आप एल्डरली है, ज़्यादा उम्र के पेशेंट हैं, या साथ में कोई 2-3 एसोसिएटेड बीमारी है, थायराइड, शुगर, प्रेशर, ऐसे पेशेंट्स के लिए 10 डेज का रेस्ट सफिशिएंट है। अच्छा, आफ्टर 10 डेज दे कैन वर्क नॉर्मली। खाली नॉर्मल आप जो मेडिसिन वही चलता रहेगा? हाँ, सिंपल मेडिसिन में डिस्चार्ज के टाइम पे 2-3 दवाएं देता हूँ। तो नहीं है, उसको ही तो फेंक दिया, तो इसका और आगे जाके और इसका नहीं, तो कोई 0 चांस है, कभी 0 चांस है कि दोबारा होने का कोई चांस नहीं है। সর্বশেষ ফোন নেব, কে আছেন? হ্যালো স্যার। হ্যালো, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি, বলুন। স্যারেদের বলছিল হ্যাঁ, সকালে খাইলে পরে আর সারাদিনও খিদা লাগে না, আমার তো এই অবস্থা। আচ্ছা, টেস্ট আল্ট্রাসাউন্ড कराइए। হ্যাঁ ঠিক আছে। আর কিছু? আর ওই কোমরে, পেছনে কোমরে দুনো সাইডটা ব্যথা করে আর কিছুদিন ধরে। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। इनका गॉल स्टोन भी हो सकता है, किडनी स्टोन भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। धन्यवाद, अपनी देखते থাকুন। आ सकते हैं आईलेस में लगता है इनको, और दर्द होता है कमर के पीछे से। आप एक बार हो सके तो मुझे आके दिखाइए। मेरा चेंबर टाइम 10 बजे सुबह से 1 बजे के बीच में रहता है, और सप्ताह के हर दिन ही रहता है। संडे को मैं रेगुलर पेशेंट नहीं देखता हूं, बाकी पेशेंट जो कोई फॉलोअप पुराना पेशेंट है तो देख लेता हूं। बाकी मंडे टू सैटरडे आप कभी भी 10 बजे से लेके 1 बजे के बीच में आ सकते हैं दिखाने के लिए। और जो जिनका फोन था उनके लिए मेरा सजेशन है कि अगर एक स्क्रीनिंग अल्ट्रासोनोग्राफी पेट का कहीं से करा के लेके आएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे और
आने के बाद एक बार मैं अल्ट्रासाउंड कराऊंगा, तो ऑलरेडी आपके पास अल्ट्रासाउंड रहेगा तो और भी अच्छा आपके लिए सुविधा होगा सुविधा डायग्नोसिस। उन्होंने बोला है कि भूख के साथ कोई रिश्ता है, किसी को अगर भूख नहीं लगता, मैंने बोला आपको मैंने लक्षण में जो डिस्पेप्सिया में पेट में खाना लगेगा कि खाना खाया हूं और भूख नहीं लग रहा है, खाना मूव नहीं कर रहा है, जहां है सुबह में खाया था शाम में भी खाना वैसे का वैसे ही लग रहा है, ये भी एक लक्षण हो सकता है गॉल ब्लैडर पत्थर का। जैसे किसी को गैस लगता है, हार्ट पेन को गैस में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, हाँ, समझ नहीं पाते। मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो हैं इस तरह का जो लक्षण वाले, और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, इंडोस्कोपी होता है लेकिन उसमें कुछ मिलेगा नहीं। हाँ, लेकिन उनको पहले एक अल्ट्रासाउंड करना चाहिए, जो कि ज्यादा आसान और सिंपल टेस्ट है, जो आपको मतलब इजीली अवेलेबल है हर जगह पे। तो एक अल्ट्रासाउंड सिंपली आपको बता सकता है कि हाँ आपको गॉल ब्लैडर क्लियर है या पत्थर है, ठीक, तो उसका ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं टाइमली। आखिर में जो भी देख रहे हैं या हमारे स्टेट के लोगों को आप क्या बोलना चाहते हैं आपके तरफ से? मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि आप लोग सर्जिकल कोई भी तकलीफ हो, लेप्रोस्कोपी को प्रेफरेंस जरूर दीजिए, ओपन सर्जरी को हो सके तो अवॉइड करिए, और थोड़ा बहुत खर्च को लेके अपने लाइफ को कॉम्प्रोमाइज मत होने दीजिए, क्योंकि आपको एक लाइफ लॉन्ग एक बड़ा कट हो जाए, इंसिजन हो जाए, और तो वो आप किसी भी पैसे से उसको वापस ठीक नहीं कर सकते हैं। तो एक समझदारी वाला डिसीजन शुरू में लेना ज़्यादा अच्छा है, बजाय कि बाद में पछताने से। और गॉल ब्लैडर स्टोन को कभी भी मेडिसिन के द्वारा ट्रीटमेंट का बारे में जरूर ना सोचे। अपेंडिक्स भी ऐसा ही रोग है जिसको आप मेडिसिन से ठीक नहीं कर सकते हैं। कोई डॉक्टर मेडिसिन देके उस दर्द को कम कर सकता है, लेकिन वो अगर वो अपेंडिक्स ब्रस्ट कर जाए तो वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, पेशेंट का जान भी जा सकता है। अपेंडिक्स का भी ऑपरेशन में इवन ब्रस्ट हो जाए, फट जाए अपेंडिक्स, वो भी मैं माइक्रो सर्जरी में ही करता हूँ, कभी भी ओपन सर्जरी नहीं करता हूँ। और अपेंडिक्स सर्जरी भी बच्चों में, जैसे कि मोस्ट ऑफ द जगहों में ब्रस्ट अपेंडिक्स को काट के सर्जरी करते हैं लोग, तो आप आईएलएस में आ सकते हैं मेरे पास। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि उनको अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट करें और विद इन अ डे पेशेंट अच्छा करके आपको छुट्टी दे सके, अफोर्डेबल रेट पे भी। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ ছিলেন ডক্টর অমিত কুমার সিং, অ্যাডভান্স লেপ্রোস্কোপিক এন্ড জেনারেল সার্জন, এবং ইনি যেটা স্পষ্টতই যেটা বলছেন যে এই ধরনের বিষয়গুলো যখন ব্যথা হয় কন্টিনিউ, তখন অন্তত চেক করিয়ে নেওয়া, অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের দিয়ে চেক করিয়ে নেওয়া এবং সরাসরি চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া। তারপর যদি কোনোভাবে আপনার জানতে পারেন যে হ্যাঁ সেখানে স্টোন রয়েছে, গোল ব্লাডার স্টোন রয়েছে, তাহলে আর হেলাফেলা না করে সেটাকে সার্জারির দ্বারা সেটার চিকিৎসা করানোটাই জরুরি। অনেকেই আছেন, ইনি ইনার অভিজ্ঞতার থেকেই বলছেন, অনেকে নানাহ কারণে অপেক্ষা করেন একটা লম্বা সময়, কিন্তু তাতে করে খুব একটা ফল যে হয় না সেটাও কিন্তু প্রমাণিত। বরং আপনি যত দ্রুত এসে চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন ততই ভালো থাকবেন। আর এখন এই মডার্ন সময়ে চিকিৎসা শাস্ত্র এতটা অ্যাডভান্স হয়েছে এখন, আর সেই ওপেন সার্জারি না করে লেপ্রোস্কোপিক সার্জারি করলে অনেকটা বেশি স্বস্তি পায় একজন আক্রান্ত, এবং তিনি খুব দ্রুত রিকভারি করে নিজের দৈনন্দিন জীবনে স্বচ্ছন্দের সঙ্গে চলতে পারেন। 1-2 দিন পরেই 15 দিন পর্যন্ত সামান্য তাদের অবজারভেশনে থাকা, তারপর আপনি স্বাভাবিক জীবন এমনিতেই লিড করতে পারছেন। ফলে এক্ষেত্রে পুরনো যে ধ্যান ধারণাগুলো ছিল সেগুলোর থেকে বেরিয়ে এসে এখন এই মডার্ন সায়েন্সের সঙ্গে চলাটাই বোধহয় শ্রেয়। আর যেগুলো কিছু টিপস ইনি দিলেন, খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে কিছু নিয়ম রক্ষা করা, চট করে নিজের ওজন কমানোর এই বুদ্ধিতে না যাওয়া। অনেকেই যারা একটু মোটা হয়ে গেছেন, একটা অস্বস্তিতে ভোগেন, তারা এমন একটা কিছু ম্যাজিক চান যে আমার যদি 7 দিনে অনেকগুলো ওজন কমে যেত তাহলে খুব ভালো হতো। সেটা কিন্তু ইনি বলছেন ঘাতক, এবং সেটা দিয়ে কিন্তু বিপদ আসতে পারে, গোল ব্লাডার স্টোন হতে পারে। এবং ঠিক তেমনি যারা খুবই আমার মতো রোগাপাতলা, হঠাৎ করে ভাবলেন যে আমি মোটা হয়ে যাই, সেটাও খুব তাড়াতাড়ি, সেই পদ্ধতিটাও কিন্তু হানিকারক। ফলে ব্যালেন্স করে চলতে হবে।
আর যখনই এই ধরনের কোনো অসুবিধার মুখোমুখি হবেন সরাসরি চিকিৎসকের পরামর্শ নিন, এবং অ্যাডভান্স টেকনোলজি রয়েছে আইএলএস এ, সরাসরি গিয়ে চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। মিস্টার অমিত, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর জয়নিং আস। ধন্যবাদ আপনাদেরও, আর দেখতে থাকুন নিউজ বেঙ্গল।